फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे जागृति क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने चर्चा किया था मौर्योत्तर काल के 20 से 25 क्वेश्चन पर, और लगभग मौर्योत्तर काल यदि आप क्लास को देखते हैं तो आपका कोई भी एमसीक्यूज हो या आंसर राइटिंग का कोई भी चीज हो तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप हमको मैसेज या मेल कर सकते हैं और उसके माध्यम से आपके सारे डाउट को दूर किया जाएगा। और कोई भी चीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ वीडियो देखिए, किसी भी वर्ष का उठाकर देखिए पेपर, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपीपीएससी हो, ठीक है, या स्टेट पीएससी कोई भी हो, आप मौर्योत्तर काल को देखिए और उसको देखने के बाद आप पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रीलिम्स के देखिए या मेंस के क्वेश्चन देखिए। अगर आया है तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं होगा और आसानी से आप लिखने की स्थिति में रहेंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज हम लोग मौर्योत्तर काल में हमने देखा कि मौर्योत्तर कालीन जो राजनीति थी वो राजनीति कई विखंडनकारी राजनीति थी, ठीक है। कोई एक राजनीति जो थी विखंडन था उसका, राजनीति का कोई एकीकरण नहीं था, जिसको कहते हैं एकीकरण या केंद्रीकरण नहीं था, ठीक है। मतलब एक ही वंश का शासन नहीं था बल्कि कई कई वंश इसमें थे। हमने 4 वंश आपको बताए थे, इंडो ग्रीक, शक और पहला और कुषाण वहां से, और इधर देशी राज्यों में मैंने आपको बताया था क्या, शुंग आपको बताया था, कर्ण बताया था, सातवाहन बताया था, चेदी और खारवेल की मैंने चर्चा की थी। तो जब ये विखंडन होता है राजनीति का और मौर्योत्तर काल का अंत होता है और सबसे अंत में जो शासन करता है वो कुषाण वंश रहता है। कुषाणों का शासन पाकिस्तान से लेकर भारत, उत्तर प्रदेश तक, मथुरा, पेशावर उसकी राजनीतिक राजधानी थी और मथुरा आर्थिक राजधानी थी। तो कुषाण वंश होता है इसका अंतिम वंश, ठीक है, किसका, मौर्योत्तर काल का। तो इसी के बाद एक साम्राज्य का उदय होता है जिसको कहते हैं गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य। जब गुप्त साम्राज्य का उदय होता है तो ये अखिल भारतीय साम्राज्य होता है और भारतवर्ष का सबसे बड़ा साम्राज्य ये बन के उभरता है, अखिल भारतीय साम्राज्य, ठीक है। तो ये जो गुप्त रहते हैं ये कुषाणों के ही सामंत रहते हैं। कुषाणों के जो सामंत थे वो नागवंश, नाग थे, वाकाटक थे और गुप्त थे। आगे हम आपको चलकर दिखाएंगे। और गुप्त थे, गुप्तों ने धीरे धीरे अपने वंश को विस्तारित किया और अखिल भारतीय साम्राज्य का एक बार फिर से निर्माण करते हैं। और यहाँ पर आके गुप्त साम्राज्य, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ये पूरे भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली कालखंड कहा जाता है और इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। वैसे तो जब इसके राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए, जो क्या कहते हैं दक्षिणपंथी इतिहासकार हुए, उन्होंने इसको गुप्त वंश को हर स्तर पर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सभी पर इनको क्या कहते हैं स्वर्ण युग की कल्पना दी थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब शोध हुआ और उसके बाद वामपंथी इतिहासकार आए तो इन्होंने आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इसके पिछड़ेपन को उजागर किया। और जब ये बुनियादी रूप से तय हो गया कि समाज में महिलाओं की स्थिति और शूद्रों और दासों की स्थिति निरंतर और कमजोर होती गई और आर्थिक रूप से जो संपन्नता मौर्योत्तर काल में हमको देखने को मिलती है
खास तौर पर कुषाण काल में, वो यहाँ पर देखने का नहीं मिलती। यद्यपि स्वर्ण सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए, यहाँ पर स्वर्ण सिक्कों की ही सबसे ज्यादा मौजूदगी हमको गुप्त काल में देखने को मिलती है, लेकिन वो स्वर्ण सिक्के जब परीक्षण हुआ तो वो शुद्ध स्वर्ण सिक्के नहीं थे। मतलब क्या हुआ, शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे, मतलब ये हुआ इन सोने के सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है। तो किसी भी समाज का परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे जब शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा कुषाण और सातवाहन युग, कुषाण और शुंग वंश में जारी हुए, तो यहाँ शुद्ध सोने के सिक्के में जो मिलावट मिलती है, इसके कारण आर्थिक रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। धीरे धीरे नगरीकरण, सिक्के भी एक है, नगरीकरण में भी पतन देखने को हमको मिलता है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से में जो व्यापार और वाणिज्य था वो उतना समुन्नत नहीं रहा। जो कंट्रोल था कुषाणों का सिल्क रूट पर, और जो व्यवसाय व्यापार दिखाता था हिप्पालस के द्वारा जो पुष्टि की गई है किसकी, मानसून के खोज का, जिसका लाभ कुषाणों ने लिया, सातवाहनों ने लिया, जिसका नाम शुंगों ने लिया, वो कहीं न कहीं यहाँ पर आकर मिस होता है। वो हम लोग चर्चा बकायदा आपको करेंगे। मेरा मतलब ये था कि आज से हम लोग शुरू करेंगे, इसमें हमने हेडिंग भी बनाई है इसीलिए कि ये जो है स्वर्ण युग क्या, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का यह स्वर्ण युग था। और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि क्यों स्वर्ण युग ये था, हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा किसकी करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली राजनीति की चर्चा करेंगे। तो राजनीति में हमने एक मोटा मोटी आपको उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया हमने? उदाहरण ये दिया कि ये कुषाणों के सामंत रहते हैं और धीरे धीरे अपने को विस्तार करते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक शासक था, जो कुषाणों का जो सामंत रहता है, उसका नाम रहता है श्रीगुप्त, पहला शासक। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश की स्थापना करता है। इसके बाद दूसरा जो शासक होता है उसका नाम घटोत्कच रहता है। ठीक है, घटोत्कच वो नहीं जो भीम का पुत्र था, घटोत्कच नाम था। तो ये दोनों प्रारंभिक शासक थे। घटोत्कच के बाद जो महत्वपूर्ण शासक निकल कर आता है उसका नाम रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने ही वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का कहलाता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना ये करता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो सबसे प्रतापी शासक, या जिसको कह सकते हैं राजनीतिक विस्तार की अभिलाषा लेकर पैदा हुआ शासक, वो होता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो होता है उसने संपूर्ण भारतवर्ष को मत डाला था। उसने न सीमावर्ती क्षेत्र देखा, न विदेशी शासकों को देखा, न उत्तरापथ, न आर्यावर्त, दक्षिणापथ मतलब दक्षिण भारत के लगभग 12 राज्यों को, 12 राजाओं को इसने पराजित किया। तो समुद्रगुप्त का जो उल्लेख मिलता है हमको प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, और समुद्रगुप्त ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपनी विजय पताका फहराई। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, और ये चंद्रगुप्त जब द्वितीय आता है, इसके बीच में एक रामगुप्त शासक रहते हैं। माना जाता है समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, पहला बेटा नाम था क्या, रामगुप्त, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है वो सबसे प्रतापी शासक इसमें माना जाता है, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि क्या कहते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे समुन्नत काल देखा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय कराता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे शासन ऐसे बालादित्य, नरसिंहादित्य, ये सब शासक आते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? गुप्तों के पतन से, मौर्यों के पतन से गुप्तों के उदय तक की यात्रा। मौर्यों के बाद जो होता है शासन किनका होता है? मौर्योत्तर काल आता है। वो कई क्षेत्रों में अलग अलग शासन करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का विघटन होता है। दीर्घ काल तक भारत में जो राजनीतिक स्थिरता, जैसा कि हमने बताया था, उसका अभाव था। यद्यपि कुषाणों ने उत्तर में और सातवाहनों द्वारा दक्षिण में जो सीमित प्रयास किया गया, जिसको कहते हैं लिमिटेड एफर्ट किया गया, तब भी पूरे
भारत में उतना आप ये लोग अपने को फैला नहीं पाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। प्रयास तो हुए मौर्योत्तर काल में। तो जब तीसरी शताब्दी में जो नई शक्तियों का उदय होता है, किसके बाद? कुषाणों के पतन के बाद। कुषाणों के पतन के बाद किसका उदय होता है? मध्य प्रदेश में अगर देखें तो नाग शक्ति, नागों का होता है। दक्कन में, दक्कन में जहां सातवाहन थे वहां आप आ जाते हैं कौन? वाकाटक वंश आ जाता है। और पूर्वी भारत में, अगर पूर्वी भारत की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र और पूरा बिहार और बंगाल का क्षेत्र जिसको कहते हैं उड़ीसा का क्षेत्र, वहां गुप्त वंश ने अपने क्या किया? अपने वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी वही रहती है कौन? जो मौर्यों की राजधानी रहती है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, या मगध। ठीक, तो कुषाणों के पतन के बाद 3 वंश महत्वपूर्ण होते हैं। पश्चिमी भाग जिसको आप कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, कुछ कुछ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात राजस्थान का क्षेत्र, वहां नागों का वंश होता है, नाग शक्ति, नाग वंश आता है। दक्कन में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र होता है, कुछ कुछ तेलंगाना आज का समझ लीजिए, वहां वाकाटक आते हैं। और लगभग उत्तरी या पूर्वी भारत में आप देखते हैं तो गुप्तों का शासन आता है। ठीक है, तो गुप्तों का जो प्रारंभिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार, हमने आपको बताया है। आरंभिक गुप्त अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए, अतः यह क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो सामंत से संप्रभुत्व तक, तो गुप्त किसके सामंत थे? संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। इस बात पर बहुत लोग विद्वान मानते हैं कि हाँ बिल्कुल कुषाणों के ही सामंत रहे थे। तो कुषाणों के पतन के बाद मध्य भारत का एक भाग मुरुंडों के अधीन था। ठीक है, जो मध्य भारत का भाग था मुरुंडों के अधीन में आ गया था 250 ईस्वी तक। इसके पास मुरुंडों के बाद गुप्तों का आधिपत्य यहाँ पर होता है। ठीक है, तो गुप्त मुरुंड के स्थान पर अपने को स्थापित करते हैं। तो मोटा मोटी बात समझ में आई। बात यह है कि कुषाणों के ये सामंत रहते हैं, कुषाणों के बाद कुछ समय तक मुरुंड आते हैं, और मुरुंडों के बाद ये कुषाणों के ही सामंत रहते हैं। मुरुंडों को पराजित करके पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश में अपने वंश की स्थापना करते हैं। पैरेलल ही वाकाटक और नागवंश भी चल रहा होता है। ये इतना ही बात आपको बताने के लिए याद था। ठीक है, गुप्तों के उदय के संबंध भी बहुत मत होते हैं कि किस वंश से संबंधित थे, मतलब किस धर्म से या वर्ण से ये थे, इसकी चर्चा की जाती है। तो कीर्ति कौमुदी एक नाटक है, ठीक, उसमें लिच्छवियों को म्लेच्छ माना गया है तथा चंद्रगुप्त प्रथम का कारस्कर कहा गया है, इससे संबंध जोड़ा गया है। व्याकरण ग्रंथ चंद्रगोपिन जो होता है उसमें गुप्तों को जाट माना गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपना अपना मत विद्वानों ने दिया है। ठीक है, कुछ विद्वान हुए हैं प्राचीन इतिहास का, केपी जायसवाल इनको शूद्र मानते हैं। एलन या अल्तेकर सबसे महत्वपूर्ण रोमिला थापर हैं, इनको वैश्य मानते हैं, वैश्य की सामान्य स्थिति रहती है। गौरी शंकर ओझा, आरसी मजूमदार और चट्टोपाध्याय ने इनको क्षत्रिय वर्ण का माना है। एक हेमचंद्र राय चौधरी हैं, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें इनको ब्राह्मण वंशी मानते हैं। तो इनका जो तर्क होता है वो काफी सटीक रहता है, अपने तर्कों से ये सिद्ध करते हैं। क्योंकि गोत्र प्रमाण जो होता है, गुप्त जो होते हैं वो गुप्त वंशी लोग धारण गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? धारण गोत्र के थे। प्रमाणतः चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो प्रभावती गुप्ता थी, उसका एक पूना ताम्रपत्र मिला है। जो उसका पति था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय था, जो विष्णु वृद्ध गोत्र का ब्राह्मण था। इसलिए माना जाता है जो रुद्रसेन द्वितीय था वो ब्राह्मण था। तो प्रभावती गुप्ता का शादी जो हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय पुत्री, वो ब्राह्मण वंशी से शादी की थी। तो इससे तादाद में बिठाने का ये लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये होता है गुप्त का पहला शासन। मैंने बताया कि पहला जो शासक होता है वो कौन होता है? श्रीगुप्त, गुप्तों का आदि पुरुष। उसके बाद घटोत्कच होता है, श्रीगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी। ये कहाँ से स्रोत मिलते हैं? तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वहां से मिलता है। कुमार गुप्त का विलसण स्तंभ लेख है, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, वहां
वहां से ये जानकारी हमको देखने को मिलती है। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इसने शासन किया। पहली बार ये उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज की, और पहला शासक रहता है। इसी ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, गुप्त संवत। और गुप्त संवत के बाद हम एक चीज जानते हैं कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने, 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी और गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो इनके शासन काल में प्रारंभ होता है। तो दोनों के बीच जो अंतर होता है 241 वर्षों का अंतर है। ये कभी कभी प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। वैवाहिक संबंध स्थापित करता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से यह विवाह करता है। इससे गुप्तों की राजनीतिक प्रतिष्ठा, लिच्छवी कहाँ था? नेपाल में लिच्छवी वंश थे। मुद्रा साक्ष्य कुछ मिलते हैं, तो मुद्रा साक्ष्य नहीं, मुद्रा राक्षस होगा। इस पुस्तक के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम के समय में रजत मुद्राओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नोट ऐतिहासिक रूप से रजत मुद्राओं का व्यापक प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों की विजय की बात हुई थी। तो शक क्षत्रप थे उस समय, शकों पर विजय स्थापित करता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसी पर इसने रजत या चांदी के मुद्रा, रजत मुद्रा जारी किया था और एक उपाधि लेता है जिसका नाम रहता है सकारी। ठीक, उसकी कहानी हम लोग बताएंगे आपको। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम होता है। इसके बाद देखिए सारे सवाल पूछे गए हैं, अगर आप इसको करते हैं अच्छे से तो एक दो सवाल यहाँ से आ जाएगा। जो सब राजनीतिक रूप से और या साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अगर शासक देखा जाए तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हमको देखने को मिलता है। तो इसके जो एक है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसको हरिसेन ने लिखा था और उसके विजयों का उल्लेख करता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उत्तराधिकारी ये चुना जाता है और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय में होता है। इसने विजय की थी, कुछ 4-5 विजय की थी, उसी में आपको हम बताते हैं। सर्वप्रथम इसने आर्यावर्त की विजय की। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के लिए। तो इसमें जो इसने नीति अपनाई थी उसका नाम था प्रसभोद्धरण। नीति क्या था? प्रसभोद्धरण मतलब प्रत्यक्ष शासन उनको निर्मूल साबित कर दीजिए, और 9 शासकों को पराजित करता है। और कुछ पराजित शासकों में अच्युत नागसेन और गणपति नाग नाम के व्यक्ति रहते हैं। तो ये पूछा जाता है सवाल कि जो आर्यावर्त पर विजय करता है समुद्रगुप्त, कौन सी नीति अपनाता है? तो याद रखिए कौन सी नीति है? प्रसभोद्धरण। कौन सी नीति है? प्रसभोद्धरण मतलब प्रत्यक्ष शासन, इनको समूल नष्ट करके इनको ऊपर विजय। फिर दूसरा जो विजय ये करता है दक्षिणापथ की विजय। यहाँ के 12 राजाओं को हराता है, 12 राज्यों पर विजय करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इसने नीति अपनाती है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का मतलब राय चौधरी ने इसे धर्म विजय कहा है। 12 शासकों को पराजित किया और उनके राज्य को लौटा दिया। ग्रहण किया, मोक्ष मतलब मुक्ति दिया, और अनुग्रह मतलब उनके ऊपर उपकार किया, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है। ग्रहण मतलब शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष मतलब शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह मतलब उनके राज्य वापस करके शत्रु पर दया करना। ये ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये पूछा जाने वाला सवाल है, कई बार पूछा गया है। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक। तो प्रसभोद्धरण हो गया। फिर दक्षिणापथ के 12 राजाओं को कई नाम रहते हैं इसमें, स्थलपुर का धनंजय, मुक्त का नीलराज, कांची का विष्णुगोप, इस टाइप के लगभग पूरा दक्षिण भारत एक विजिट करता है। ठीक है। और इसी विजय पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने कहा है इसको भारत का नेपोलियन। अब सोचिए विडंबना है, नेपोलियन होता है 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी में होता है। नेपोलियन 17वीं 18वीं शताब्दी में होता है।
तो और ये होता है 4वीं शताब्दी ईस्वी में, लेकिन इसकी तुलना की जा रही है नेपोलियन से। तो मतलब यही इसी को कहते हैं क्या, वेस्टर्न थॉट, मतलब वेस्टर्न थॉट या वेस्टर्न माइंड सेट। नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जा सकता था, लेकिन बाद में ये होता है नेपोलियन, और इसको कहा जाता है विसेंट स्मिथ द्वारा कि ये नेपोलियन जैसा था। ठीक है, फिर कुछ गणराज्यों को पराजित करता है, उनके प्रति इसकी नीति रहती है सर्वकर दानाज्ञाकरण प्राणामगमन। ठीक है, सर्वकर दानाज्ञाकरण, सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणाम गमन। थोड़ा सा याद करने में वो हो गया। तीसरा ये होता है, मतलब इसने सभी प्रकार के कर देने के लिए बाध्य किया, और जो वो आदेश करे, आज्ञा करे, उसको मानना है, और सम्राट के समक्ष पहुंचकर उसको प्रणाम करना या दंडवत उसके सम्मान में लेट जाना। ये गणराज्यों, मतलब गणराज्य का मतलब मैंने बताया है जहां का जो प्रमुख हो, राज्य का प्रमुख, उसका निर्वाचन हो या उसका चुनाव हो। कुछ विदेशी शासकों को भी ये समूल नष्ट करता है, जिसमें शक, कुषाण जो बचे होते हैं, उत्तरवर्ती कुषाण, वो मुरुंड, इन सबको पराजित करता है और इनके लिए निवेदन, कन्योपावन, गरुत्व दंडक नीति अपनाता है। मतलब सम्राट के सामने स्वयं उपस्थित होना, कन्योपायन मतलब अपनी पुत्रियों से राजा का विवाह करना गुप्त राजाओं से, और स्व विषय भुक्त शासन की याचना, अपने क्षेत्र के लिए शासनादेश प्राप्त करना कि आपको हम लिख के कुछ दे रहे हैं, शासनादेश दे रहे हैं, उसी अनुसार आपको काम करना है। इसके शासनकाल में श्रीलंका, मतलब लंका मतलब श्रीलंका, समकालीन राजा मेघवर्ण ने दूत मंडल भेजा था और गया में मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी। इसने कुछ उपाधियां ली थी, अप्रतिरथ की उपाधियां, व्याघ्र पराक्रम की उपाधियां, पराक्रमांक की उपाधियां, और दिग्विजय का इसका जो उद्देश्य रहता है धरणबंदी, मतलब पूरी पृथ्वी को बांध लेना। धरणबंदी का मतलब पूरी पृथ्वी को बांध लेना, इसीलिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसमें घोड़े को पूरे अपने साम्राज्य में दौड़ाया जाता था, और जब घोड़ा वापस चला आता था तो माना जाता था राजा की शक्ति जो है वो मतलब क्या कहते हैं, निर्विकार है, इसको कोई रोक नहीं है, निष्कंटक है, जिसको कहते हैं किसी कोई कांटा नहीं है उसके उसमें, यदि कोई रोकता था तो उससे युद्ध किया जाता था। इसने सांस्कृतिक संरक्षक भी कहा जाता है, इसने कविराज भी इसको कहा जा गया है। कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति में। और इसका एक सिक्का मिलता है, जिस सिक्के पे इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा वादन मतलब ये संगीत और कवियों में भी अपना मनोरंजन किया करता था और उसका आश्रय दाता था, या इस सिक्कों पर वीणा बजाते हुए प्रतिष्ठित है। महान बौद्ध भिक्षु जो वसु बंधु थे, इनको संरक्षण दिया। महत्वपूर्ण चीज है कि ब्राह्मण धर्मावलंबी सभी थे, भागवत धर्म का ये पालन करते थे, और तब भी बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था। मतलब क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण यहाँ देखने को हमको मिलता है। ठीक, गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष आता है, समुद्रगुप्त का विजय अभियान रुकता है, उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद उसका पुत्र एक होता है। एक किताब है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, विशाख दत्त की पुस्तक है, विशाख दत्त, थोड़ा सा सुनेंगे इसको। उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। ये किताब चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी पर आधारित है। ठीक है, इस किताब में बताते हैं कि रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद शासक बनता है।
रामगुप्त जो रहता है वो काफी दुर्बल और विलासी शासक रहता है, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम रहता है ध्रुव देवी, ठीक है। और उसी समय पश्चिम भारत में शकों का शासन था। शक वही जो रुद्रदामन जी से संबंधित था, शकों का शासक था। ये जो शक शासक है इसका उल्लेख, नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ लोग रुद्रसेन तृतीय मानते हैं, जबकि नाम का उल्लेख इस पुस्तक में नहीं है। तो पश्चिमी शकों का नाम होता है, पश्चिमी शक का। ये इसको युद्ध के लिए ललकारता है, तो ये भाग जाता है। जब ये भाग जाता है तो कहता है कि तुम युद्ध में हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे यदि तुम अपनी पत्नी को मेरे शिविर में भेज देते हो। पत्नी को ये मानता है। ये बात सुनता है कौन, और ये राजी भी हो जाता है। रामगुप्त इस बात के लिए राजी भी हो जाता है। जब ये बात पता चलती है किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलता है तो बहुत क्रोधित होता है और वो इनको कहता है आप शांत बैठिए। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का वेश धारण करके कहाँ जाता है, शकों के शिविर में जाता है और वहां उसके राजा को मार देता है, ठीक है। उसके राजा को, किसको, शक को मार देता है, जो यहाँ का शासक रहता है। उसके बाद वापस आता है और रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और उसके बाद ध्रुव देवी से ये विवाह कर लेता है, ठीक है। इसी के ऊपर ये नाटक लिखा गया है, देवी चंद्रगुप्तम, और इसी में उल्लेख इसका रामगुप्त का मिलता है। कुछ सिक्के मिलते हैं रामगुप्त के, और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें भी, दिल्ली में आप जानते होंगे मेहरौली, वहां पर इसके कुछ स्तंभ भी मिलता है, लेख है, उसमें भी इसका चर्चा है। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त के अस्तित्व का पता चलता है विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक में गुप्त शासक के रूप में इसका वर्णन है। तो ये कहानी आपको पता चली, तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता की बात आएगी तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब, समुद्रगुप्त जो शासक रहता है वो भारत को राजनीतिक रूप से लगभग एक कर देता है। अभी तक का सबसे विशाल साम्राज्य वो स्थापित करता है। तो इसके पास जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता, जो छुटमुट बचे हुए रहते हैं उनको वो विस्तारित करता है, उन पर शासन करता है। लेकिन इससे बढ़कर ये जो व्यक्ति है न केवल राजनीति को स्थिर करता है, राजनीति मतलब साम्राज्य को न केवल स्थिर करता है बल्कि कलात्मक और सांस्कृतिक रूप से गुप्त काल को चरमोत्कर्ष काल तक ले जाता है। कौन ले जाता है? चरमोत्कर्ष, गुप्त काल को चरमोत्कर्ष काल तक ले जाता है। तो राजनीति में जो योगदान समुद्रगुप्त का रहता है वही कला और संस्कृति में योगदान किसका होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का और गुप्त वंश का। इसी कारण कला, संस्कृति और सद्भाव, सप्रेम, भागवत संप्रदाय या जिसको कहते हैं वैष्णव संप्रदाय के प्रति इसकी अगाध आस्था के कारण एक गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक आता है। पहला नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का ही आता है और उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम गुप्त वंश में आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ साम्राज्य विस्तार, इसके बारे में विशेष वर्णन हम लोग जब पढ़ेंगे क्या कला उसमें करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वैवाहिक संबंध तथा विजय दोनों करता है। इसके दिग्विजयों का उल्लेख उदयगिरी गुफा लेख में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका नाम देवगुप्त मिलता है, देवराज मिलता है, देवश्री मिलता है, मतलब अपने को देवताओं के समान ये मानता है। और उपाधियां ये लेता है विक्रमांक की, विक्रमादित्य की और परम भागवत की। इसने जो कुछ भी शक थे, मुरुंड थे, नाग थे, उनको भी ये समेट लेता है और अपने को विक्रमादित्य इसको कहा जाता है। जो नाम सुनते होंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
वो यही शासक रहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और शक विजय की बात अभी हमने आपको रामगुप्त के संदर्भ बताया था कि पश्चिमी शक या क्षत्रप थे, उनको पराजित करता है, सकार की उपाधि धारण करता है और उसे सकार के रूप में जाता है। इसी के वो मतलब कि उत्सव में ये चांदी के सिक्के या रजत के सिक्के ये चलवाता है। और इसका जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी इसकी उज्जैनी थी। उज्जैनी आज भी, जहां महाकाल उज्जैन है आप लोग जानते हैं, ये दोनों विद्या के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत वो था। इसने अभी इतना ही नहीं, नवरत्न की संकल्पना आप देखते होंगे तो नवरत्नों को अकबर के समय नवरत्न थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नवरत्न थे। यहाँ भी नवरत्न को देखने को मिलता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो ये नवरत्न थे। दरबारी विद्वानों की मंडली, मतलब कला एवं साहित्य के प्रति इसका अगाध अनुराग था, मतलब ये काफी आसक्त था कला एवं संस्कृति के प्रति। इसीलिए इसने 9 विद्वानों को अपने में आश्रय दिया था। कालिदास के बारे में आप लोग जानते ही हैं। कालिदास भारत के सबसे प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। कालिदास से बड़ा नाटककार भारत में अभी नहीं पैदा हुआ है। तो फिर वही है जो पश्चिमी सोच है। कालिदास को कालिदास नाम भूल गए, शेक्सपियर, हाँ शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। अब शेक्सपियर होता है 15वीं 16वीं शताब्दी में, कालिदास होते हैं 13वीं शताब्दी में। लेकिन जो विदेशी विद्वान थे या पश्चिमी विद्वान थे, उन्होंने इनको शेक्सपियर की उपाधि दी। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी मतलब चिकित्सा से संबंधित थे। छपड़क मतलब व्याकरण से संबंधित थे। अमर सिंह थे, शंकु थे, वेताल भट्ट थे, घट करपर थे, वराह मिहिर थे, वरुचि थे। तो ये 9 विद्वान इसके आश्रयदाता थे। ये विद्वानों को आश्रय दिया हुआ था। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कि इसके कौन कौन विद्वानों को इसने आश्रय दिया था। इसी के समय फाहियान भारत में आता है। फाहियान 399 से लेकर 414 तक भारत में रहता है और चंद्रगुप्त के समय भारत में आता है। यद्यपि वो किसी भी शासक का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन टाइम पीरियड को बताता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री रहता है, फाहियान आता है। उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। वापसी यात्रा पाटलिपुत्र से आरंभ की। रोचक तथ्य क्या है, अपने पूरे यात्रा विवरण में कहीं भी तत्कालीन सम्राट का नाम नहीं लिखता है। यह काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय के अनुयायी लोग थे, ठीक। तो आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय तक हो गया है। कल हम लोग 2-3 और बचे हुए हैं, उनकी चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समाज पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे, समाज और संस्कृति को एक साथ ही करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कला की चर्चा करेंगे, जब पहली बार स्थापत्य कला, मंदिर का निर्माण की वो भूमिका शुरू होती है उसकी बात। और अर्थव्यवस्था में हम जब लोग चर्चा करेंगे तो सामंतवाद के उदय की भी चर्चा हम लोग करेंगे। सामंती विचारधारा या सामंतवाद का उदय यहाँ से, यद्यपि भूमि अनुदान की जो संकल्पना हमको देखने को मिलती है वो मरुत्तर काल कुषाणों के समय से ही शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आते आते वो चीजें जोर पकड़ लेती हैं, तीव्र हो जाती हैं, जिसके कारण आमतौर पर जब गुप्तों का पतन होता है तो फिर से एक बार भारत छोटे छोटे खंडों में राजनीतिक रूप से विखंडन का काल फिर से शुरू हो जाता है। यद्यपि हर्षवर्धन ने उसमें कमी लाने का प्रयास किया, फिर भी वो नाकाफी था। हम लोग चर्चा करेंगे फिर से। आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमसे जरूर बताइए, हम लोग उसको देखने का करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।